गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री, पेज नंबर 85, पार्ट 4 स्टार्ट करना है। मैंने बता दिया था कि कैसे उनकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती थी फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो उनसे वो सब छीना जा रहा था और अंग्रेज़ जो हैं वो शिप्स और रेलवेज़ को बनाने के लिए जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको काटते जा रहे थे। अब पार्ट 3 किस टाइप से अब बताऊंगा कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं विलेजर्स वो कैसे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड थे। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते थे। अब देखना किस तरीके से वो डिपेंड थे, है ना, मतलब हर एक चीज़ वो लोग फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। फूड प्रोडक्ट्स कैसे, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। देखो रूट्स, जैसे रूट हम लोग आज भी खाते हैं, गाजर मूली वगैरह, ये रूट्स। लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ट्यूबर्स मतलब वो चीज़ें जो ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे आलू भी एक ट्यूबर में आ गया, शकरकंद सकला वो भी एक ट्यूबर में आ गया, ठीक है। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रिशियस टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग दी मानसून बिफोर दी हार्वेस्ट हैज़ कम इन। अब ये जो फ्रूट्स और ट्यूबर्स खाते थे वो लोग, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशियस था। हर्ब्स क्यों यूज़ करते थे? मेडिसिन के लिए। एग्रीकल्चर, अब इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? देखो प्लाऊ मतलब जिससे हल जोतते हैं ना, हाँ, वो लकड़ी चाहिए थी प्लाऊ बनाने के लिए। योक्स मतलब क्या होता है, जब हल जोतते हैं बैल के थ्रू तो बैल के कंधों पर एक लकड़ी रखते हैं, उसको बोला जाता है योक, मतलब उस इक्विपमेंट को योग बोला जाता है, वो भी लकड़ी से बनता है। बैम्बू मेक्स एक्सीलेंट फेंसेस, फेंसेस मतलब जानवर वगैरह नहीं घुस जाएं इसलिए फेंस बनाते थे वो लोग बैम्बू ट्री से। एंड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट्स एंड अम्ब्रेला, फेंसेस बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, अम्ब्रेला बनाने के लिए ये यूज़ आता था। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गोड कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गोड, अब क्या होता था, जो पंपकिन होता है तो पंपकिन को ये लोग सुखा लेते थे, सुखाने के बाद इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो निकाल लेते थे, उसको फिर वो जो चीज़ है उसको यूज़ करते थे इस, मतलब जैसे बोल सकते हैं कटोरे टाइप, उसमें पानी पीने के लिए, मतलब समझो एक बर्तन तक ये लोग बना लेते थे। Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. Disposable plates देखी होंगी, वो पत्तों के थ्रू बनती है, ठीक है, पत्ते सुखा लिए जाते हैं। The सयादी क्रीपर कैन बी यूज टू मेक रोप्स। सयादी क्रीपर मतलब वो प्लांट्स जिसकी बेलाएँ होती हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे देखा होगा जो बेलाएँ होती है, जैसे अंगूर की बेला या तरोई का पेड़ देखा होगा, वो मजबूत होती है, वो रोप्स के लिए काम आ जाता था इन्हें। थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमर ट्री, जैसे थॉर्नी बार्क मतलब होता है छाल, और कैसी छाल? थॉर्नी, नुकीली। तो हम कद्दूकस करते हैं ना, जैसे अदरक कीस करते हैं, वैसे ही कोई भी अगर इनको सब्जी वगैरह या फल जो भी इनका यूज़ हो तो उसको कीस करने के लिए, कद्दूकस करने के लिए, ग्रेट मतलब होता है वो कीस करने के लिए ये लोग उस बार्क का, पेड़ की छाल का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ऑयल फॉर कुकिंग इनटू लाइट लैम्प्स, ऑयल चाहिए रहता था खाना बनाने के लिए, और लैम्प वगैरह जैसे आपने लालटेन देखा होगा ऐसा, वो जलाने के लिए क्या चाहिए रहता था इन्हें? महुआ ट्री की जो सीड्स रहती हैं उससे क्या है, लिकर बनता है, वाइन बनती है, वो सीड खाते भी हैं और उसमें से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है ना। तो ये टू मच डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट, कितने अच्छे तरीके से, मतलब देखा जाए तो पूरा सब कुछ इनका फॉरेस्ट से ही चलता था। अब जब से फॉरेस्ट एक्ट आया तब से सब कुछ ख़त्म हो गया। अब जो ब्रिटिशर्स प्रमोट कर रहे थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, एक्चुअल में वो साइंटिफिक तो थी नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी पूरी लॉस्ट हो गई थी। अब उससे फ़र्क क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन लाइफ पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रीज थे वो गिरा दिए गए, उसकी वजह से इंडियन की लाइफ इम्पैक्ट हुई। नेक्स्ट पेज, एक मिनट आप प्रीवियस पेज में ही रहना। यहाँ पे लिखा है कि द फॉरेस्ट एक्ट मीट सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवियर हार्डशिप। जब से फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंट होने लगा तो हार्डशिप मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको, ठीक है, और एक जगह नहीं पूरे कंट्री में। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस, मतलब जब से एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो उनकी जितनी भी प्रैक्टिस थी जो रोज़ फॉलो करते थे वो, कि हंट करने जाना, ठीक है, मतलब शिकार वगैरह करते थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठे करते थे, वही फिर वो लोग खाते थे, उस इक्विपमेंट का यूज़ करते थे प्लाऊ के लिए। तो डिफरेंट जो भी चीज़ थी उनकी उस पर बैन लग गया, रुक सी गई। ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिस कटिंग वुड फॉर देयर, नेक्स्ट पेज, कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, ग्रेजिंग देयर कैटल, जो चराते थे अपने एनिमल्स लाके, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकेम इलीगल घोषित कर दिया गया, किन्होंने? अंग्रेजों ने।
तो अब जो भी चीज़ें ये लोग अगर करेंगे तो इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ़ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड हु कुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। अगर देखो इनकी ना अब ये क्या होता था, पूरी तरीके से डिपेंड थे, है ना। अब हमको बोले ऑक्सीजन मत लो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से डिपेंड है। पानी मत पियो, हम पूरे तरीके से पानी पे डिपेंड है, हम यूज़ करते हैं पानी एवरीडे लाइफ में और पानी पीते हैं। वैसे ये लोग पूरे तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। मजबूरन ये लोग क्या करते थे, सब इलीगल हो चुका था, चोरी करनी पड़ती थी, शौक नहीं था, मजबूरन करना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या होता था कि अगर ये पकड़ाए जाते थे तो होता क्या था, जो लिखा ना मर्सी, मतलब अगर फॉरेस्ट ऑफिसर को दया आ गई तो उसे छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और अगर दया उसे नहीं आई तो वो क्या करता था, ब्राइब करता था, घूस मांगता था कि तुमने मतलब 10 किलो एप्पल तोड़े हैं समझो, तो 2 किलो चलो मुझे दे दो, ठीक है, या इतना फॉरेस्ट प्रोड्यूस तोड़ा है तो इतना खाना मुझे दे दो, ऐसा करके। वुमेन्स हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू हरास पीपल बाई डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। अब वुमेन्स जो रहती थी वो लोग भी जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस तोड़ने जाती थी तो उनके साथ भी हरासमेंट होता था। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे वो हरास करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे उन्हें, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ होता था। नेक्स्ट, हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन। देखो मतलब ये उनकी मजबूरी बन गई थी, है ना, तो जानबूझकर वो करते नहीं थे। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन। अब ये तो हमने देखा लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, अब देखेंगे खेती पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि जो लोग खेती में से जुड़े हुए थे उन पर क्या इफेक्ट हुआ। अब one of the major impact of European colonialism was the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. This is a traditional agriculture practice in many parts of Asia, Africa and South America. It has, अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान क्या होता है कि एक जगह कल्टीवेशन नहीं होता है, अलग अलग जगह कल्टीवेशन होता है। कैसे, समझो बहुत बड़ा एक प्लॉट का एरिया है, तो कुछ ही लोग क्या करते हैं, प्लॉट्स फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है। समझो 50, 60, 100 पेड़ लगे हैं तो 10 पेड़ काट देंगे, उस जगह में खेती करेंगे। पर सबसे पहले पेड़ काटेंगे, फिर उन्हें जला देंगे। जब वो जल जाएंगे पेड़, फिर जब पहली बारिश होगी, ठीक है, तो वो जो राख है वो गीली हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, उसको सॉइल के साथ मिलाएंगे, बीज बोएंगे और फिर क्रॉपिंग करेंगे। पहली बार उससे फसल हुई, काट ली, फिर क्या करेंगे, उस जगह को 10 से 12 साल तक के लिए छोड़ देंगे। फिर दूसरी जगह ऐसे ही करेंगे, पेड़ काटेंगे, जलाएंगे, पहली बारिश तक वो रुकेंगे, फिर बारिश होगी, राख गीली हो जाएगी, फिर बीज बोएंगे और फिर वहाँ से क्रॉप काटेंगे। तो ऐसा करके ये लोग करते थे। और एक लैंड में एक बार खेती कर ली तो 10 से 12 साल तक उसे छोड़ देते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। दिस इज़ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बहुत जगह परफॉर्म किया जाता था। इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स सच एस लीडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है लीडिंग। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका। क्लास 8th में भी एक एग्रीकल्चर चैप्टर है, उसमें भी ये बताया गया है कि मैक्सिको में भी होता था। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका। मिल्पा मतलब दिस इज़ द नेम ऑफ मैक्सिको, ठीक है, मिल्पा। अब ये जो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स सच एस लीडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका। मिल्पा क्या है, मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। चिटमिन और तवाई इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। ये इस जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ये बोला जाता है। इंडिया में क्या क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। ध्याय, पेंडा, पेवार, नेवड़, झूम, पोडू, कन्नड़ एंड कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स ऑफ स्वीडन एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इन सब जगह ये बोला जाता था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। हर कंट्री में अलग अलग नाम था। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ट इन रोटेशन। सीड्स आर सोन इन द एशेस आफ्टर फर्स्ट मानसून रेन। मैं आपको बता चुका हूँ। And the crop is harvested by October to November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow to 12 to 18 years. ठीक है, 1-2 बार उस पर क्रॉप उगाया, फिर 12 से 18 साल तक उसे ऐसे ही छोड़ देते थे। For the forest to grow back. A mixture of crop is grown on these plots. सिर्फ एक टाइप का नहीं, जैसे अंग्रेज क्या करते हैं, सिर्फ ओक ट्री उगाते हैं या देवदार ट्री जो उनके लिए टिम्बर प्रोड्यूस करेगा। ये लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाते थे। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मिलेट्स। मिलेट्स मतलब क्या होता है, जैसे बाजरा, रागी, सोरघम, ज्वार, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बहुत सस्ते होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती, कम बारिश कम धूप में भी ये उग जाते हैं। इन ब्राज़ील मैनियोक मतलब होता है वही जो शकरकंद होता है ना, शकला, ठीक है, उसे बोलते हैं। ब्राज़ील में मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स।
अब क्या होता था, इसमें कोई ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की ज़रूरत नहीं, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पुराने ज़माने में जैसा होता था वैसा हो रहा था। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। अब वो तो अंग्रेज़ों को कुछ तो करना ही है, मतलब वो कैसे न कैसे आके प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। उन्होंने बोला ये क्या है, हार्मफुल प्रैक्टिस है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेलवे के लिए टिम्बर चाहिए, ठीक है, तो अब इन्होंने तो क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ने प्लॉट जलाया, वहाँ पे कल्टीवेशन किया 2-3 साल तक, फिर मूव हो गए। अब यहाँ पे जो दूसरा पेड़ उगेगा, ठीक है, वो उगता आएगा तो वो अच्छे उस तरीके से नहीं उगेगा जिस टिम्बर की हमें ज़रूरत है, मतलब गुड क्वालिटी टिम्बर नहीं उग पाएगा उसी जगह पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये नहीं होगा। फिर अगर मान लो ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम ये इस जगह पौधे हैं, इसे काट कर यहाँ पर करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ भी नहीं कर सकते। कारण क्या है, यहाँ से जो इसकी हीट आएगी, फ्लेम आएगी, ठीक है, वो जो आँच आएगी, उसकी वजह से जो बगल वाले पेड़ हैं इसको नुकसान होगा और अच्छी क्वालिटी का टिम्बर प्रोड्यूस नहीं होगा। एनी हाउ उनको हमको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने नहीं देना था। तो उन्होंने बोला कि ये जो दे फेल्ट दैट विच लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी ईयर कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। व्हेन अ फॉरेस्ट वॉज बर्न्ड देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। मतलब जो आप आग वगैरह जला रहे हो, इससे जो आसपास के पेड़ हैं वो जल जाएंगे, अच्छा वैल्यूएबल टिम्बर नहीं होगा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या प्रॉब्लम जाती थी, क्योंकि अब गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती थी, तो टैक्स कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम जाती थी, क्योंकि कभी कोई छोटा एरिया ये लोग कल्टीवेट करते थे, कभी कोई बहुत बड़ा, कब आज यहाँ है तो कल वहाँ, तो ऐसे करके होता था। देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन दी फॉरेस्ट। बहुत सारे लोगों को मजबूरन फॉरेस्ट छोड़कर जाना पड़ा जिनका जंगल में घर था। सम हैड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा। वाइल सम रेजिस्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस। ऑक्यूपेशन क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब वो सब कुछ पहले जैसा नहीं कर पा रहे थे, और कुछ लोग तो अड़ गए थे, लड़ रहे थे कि हाँ हम करेंगे, मतलब विद्रोह कर रहे थे। ये पार्ट ख़त्म हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे।